छींकें, नज़ला रेशा, जुकाम, आँखों में खारिश, नाक बंद रहना या नाक से बहुत पानी आना, ये समस्याएं होती हैं। और अगर ये समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है कई कंडीशंस में जहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पर या तो पेशेंट कई बार इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम्स को, या फिर वो सही इलाज नहीं उनको मिल पाता, या फिर वो ऐसा इलाज लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लक्षणों की यानी सिम्टम्स की चिकित्सा करता है। मैं बताऊंगा लक्षण का मीनिंग कि आपने दवाई ली, उसकी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम दब जाती है, पर वो धीरे धीरे अंदर आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके फेफड़े हैं, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको ख़राब करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एस्थमा में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ पे जनरली ट्रीटमेंट दिया जाता है, आजकल सिम्प्टोमेटिक ही देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में आपको मैं बताऊँ इसका बहुत अच्छा इलाज है। अब आयुर्वेदिक इलाज से आप इससे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। एस्थमा के पेशेंट्स में, नज़ला रेशा के पेशेंट्स में हम कहते हैं कि जो आपका डाइट प्लान हो उसमें आपने डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं। जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं इनको आप ना खाएं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी पे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे नज़ला जुकाम, छींके, सांस फूलना, जो बदलते मौसम में आपको बीमारियां होती हैं उस पर बात करेंगे। तो सर, ये बीमारियां होती क्यों हैं? नमस्कार पहले सभी दर्शकों को। छींकें, नज़ला रेशा, जुकाम, ये हमने ज़्यादातर देखा है कि जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी होता है, तब ये समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन हम एक मुख्य रीज़न देखें तो उसमें हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो क्लाइमेट है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें धूल मिट्टी रहती है, या किसी तरह का ऐसा कोई पार्टिकल रहता है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, या जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, उसको छींक के रूप में, नज़ले रेशे के रूप में, वो नहीं चाहता कि वो अंदर जाकर आपका जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उसमें किसी तरह का कोई नुकसान करे, कोई से हार्म करे, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको बाहर निकालता है। वो छींक के रूप में नाक से निकाल देगा, गले में रेशा पैदा करके उसे वहीं क्लॉग करने का प्रयास करता है। तो इसलिए ज़्यादातर सीज़न चेंज में देखा जाता है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये समस्याएं 12 महीने भी रहती हैं, तो उनमें कई बार लो इम्यूनिटी रहती है जिसके कारण ये समस्या होती है। एंड लो इम्यूनिटी के कारण क्या होगा, आपके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। आप ज़रा सा भी क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में ज़रा सा भी चेंज आता है, आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है। हाइपर सेंसिटिविटी में हमने देखा है, जैसे मान लीजिए किसी को परफ्यूम से ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, कोई घर में तड़का लगाया, या कोई ऐसे आप पुरानी अपनी कोई बेडशीट झाड़ते हैं, या कोई आप पुरानी बुक ही खोल लेते हैं, तो आपको उसकी स्मेल से ही आपके नाक बंद होना शुरू हो जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नाक बहनी शुरू हो जाती हैं, आँखों में पानी। तो ये सारे एलर्जिक सिम्टम्स हैं। अब विभोर जी, इसमें ऐसा होता है कि अब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये 2 भागों में बटा हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जहाँ हम गले तक कहते हैं, नाक और हमारा जो लैरिंक्स और गला जो होता है, और लो रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें हमारे फेफड़े शामिल हैं। जब तक ये समस्या, एलर्जी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक रहती है, तब तक तो पेशेंट्स को छींकें, नज़ला रेशा, जुकाम, आँखों में खारिश, नाक बंद रहना या नाक से बहुत पानी आना, ये समस्या होती हैं। और अगर ये समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है कई कंडीशंस में जहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पर या तो पेशेंट कई बार इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम्स को, या फिर वो सही इलाज नहीं उनको मिल पाता, या फिर वो ऐसा इलाज लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लक्षणों की यानी सिम्टम्स की चिकित्सा करता है। मैं बताऊँगा लक्षण का मीनिंग कि आपने दवाई ली, उसकी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम दब जाती है, पर वो धीरे धीरे अंदर आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके फेफड़े हैं, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको ख़राब करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एस्थमा में परिवर्तित हो जाती है, जहाँ पे थोड़ा गंभीर हो जाती है सिस्टम। उस टाइम आपको सांस लेने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आप जनरली पेशेंट से एक बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जब सांस लेते हैं ना तो छाती में सीटी की आवाज़ आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर छाती में रेशा हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने वाली जो नलिकाएं, उनमें जो उनका रास्ता है वो काफ़ी संकरा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो जिसके कारण ऐसे दिक्कतें आती हैं। कई बार जैसे देखा गया है, हम देखते हैं तो लोग इलाज नहीं करवाते किसी उसका,
जो सीज़न बदलते हुए जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज नहीं करवाते, वो कहते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो क्या उसकी बीमारियां क्या रूप धारण कर लेती हैं या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उसकी? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं छींके नज़ला रेशे जुकाम की, तो इसमें क्या होता है, अगर आप इसको इग्नोर करते रहते हैं या फिर कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बीमारी के लक्षण दबते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती। तो उससे क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी के कारण हमने कई बार देखा है पेशेंट्स के नाक जो होते हैं पूरे ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, नाक में मांस बढ़ जाता है, नेज़ल पॉलिप कहा जाता है इसको, नाक के अंदर एक जैसे रसौली की तरह बन जाना या मांस बन जाना। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या होता है कि वो सारा दिन मुंह से ही सांस लेता है। हमने देखा होगा कई बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो वो कोई मजाक का विषय नहीं है, एक्चुअल में उनकी ब्लॉकेज होगी है नाक में, वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब मुंह से सांस लेंगे तो दिक्कत ये है कि मुंह में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, नाक में काफ़ी फिल्टर्स भगवान ने लगाए हुए हैं जिससे कि जो भी हम हवा लेते हैं नाक के थ्रू, सांस के थ्रू, तो वो उसमें फिल्टर आउट हो जाता है। अब गले में अगर माउथ ब्रीदिंग आप करेंगे तो आपको टॉन्सिलाइटिस होने की संभावना है, आपको गले में स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शंस हो सकती हैं, तो वो दिक्कतें आती हैं। और अगर आप लेटर ऑन अगर एस्थमा का ट्रीटमेंट ना करवाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एस्थमा अटैक में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप कहीं पे बेहोश होकर गिर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकते हैं और आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन में भी पहुंच सकते हैं। सीज़न बदलते वक्त जो होती बीमारियां होती हैं तो उसमें डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कि क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए लोगों को? देखिए, जैसे सीज़न चेंज होता है तो आयुर्वेद में इसे कहा जाता है ऋतु संधि। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा ऋतु संधि का मीनिंग ये है, तो ऋतु संधि में हमने क्या करना है कि जो हमारी जो सर्दियों के जो रूटीन है उसको हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे और गर्मियों की रूटीन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और अपने जो आप एकदम से अपने गर्म कपड़े एकदम से मत छोड़िए, धीरे धीरे करके उनको लेयर अप कर करके कम कीजिए। और जो आपका पानी है वो एकदम से ठंडे पानी की तरफ मत स्विच करिए, उसको धीरे धीरे उसको गुनगुने पानी की तरफ शिफ्ट कीजिए, फिर नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट कीजिए। एंड अपने खान पान में भी अभी से आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको बहुत ज़्यादा कोई रेशा करें, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा ना लें, डेयरी प्रोडक्ट से काफ़ी रेशा होता है। और कोई भी ऐसी चिल्ड फूड आइटम ना लें, जैसे कोई ठंडी चीज़ होती है, कोई कोल्ड ड्रिंक होती है, ठंडा पानी होता है। तो जो ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में भी जब हम जाते हैं तो ठंड के कारण भी क्या होता है, जो हमारी सांस की नलियाँ जो ब्रोंकियल्स है वो सिकुड़ती हैं। जब सिकुड़ेंगी तो नेचुरली सांस लेना हमारे लिए मुश्किल होगा, हमारी नाक बंद रहेगा। तो इसलिए हम इसी इन्वायरमेंट से बचें। और हमने देखा है कि कई बार लोग क्या करते हैं, एसी बहुत ही मतलब 20 डिग्री पे लगाया हुआ है, 17-16 पे भी मैंने देखा है कई बार लोग लगा के सोते हैं। तो इससे भी बचिए हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड इन्वायरमेंट में भी क्या होगा कि आपको सांस लेने में परेशानी होगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब होता है और उसमें आपको ठंड के कारण नज़ला, रेशा, छींके, जुकाम वगैरह की दिक्कत आ सकती है। अगर किसी को नज़ला जुकाम हुआ हो या छींकें आ रही हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए उससे आराम पाने के लिए? देखिए, जो जनरली ट्रीटमेंट दिया जाता है आजकल सिम्टोमेटिक ही देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में आपको मैं बताऊं इसका बहुत अच्छा इलाज है। अब आयुर्वेदिक इलाज से आप इससे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। एंड अगर आपको नाक की मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले ज़्यादातर पेशेंट्स में 90% पेशेंट में नाक से ही शुरुआत होती है कि नाक में खारिश हो रही है, नाक बंद रह रहा है। तो आप सिंपली जो देसी गाय का घी होता है उसको नाक में 2-2 ड्रॉप्स डालना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो गाय का घी है वो वैसे ही बहुत बड़ा एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग की तरह आपके काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके नाक के लिए बहुत अच्छा है। वो आपको एलर्जी से बचाएगा, जिससे आपकी छींके जुकाम की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसके अलावा आप नाक में कोई भी आप ऑयल, तिल का तेल अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप 2-2 ड्रॉप्स तिल का तेल भी नाक में लगा सकते हैं। तो इससे भी आपको नाक की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। सेकेंडली, अगर आपको रेशा गले में बहुत ज़्यादा होता है तो आप सिंपली एक काम करिए, हल्दी लेनी है आपको और अदरक लेना है। इन दोनों का आप काढ़ा बनाकर जस्ट उससे आपने गार्गल्स करने हैं, उसको अच्छे से बॉईल करना है और डेली गार्गल्स गरारे करके आप सोइए, उससे भी आपको गले के रेशे में काफ़ी लाभ मिलेगा। अदरक और हल्दी की बात करी आपने, ये कितनी मात्रा में लेनी है, मतलब मात्रा कितनी होनी चाहिए उसकी? अदरक और हल्दी की एक व्यक्ति के लिए मात्रा 5 से 10 ग्राम होनी चाहिए। नाक का मांस बढ़ जाता है तो ये क्या बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है? जी, जैसे नाक का मांस बढ़ जाना और नाक में पॉलिप बन जाना, नेज़ल पॉलिप, ये जैसे नज़ला रेशा जब ना ठीक हो तो उसके कारण होने वाली समस्या है।
जी हाँ, ये बिना सर्जरी के भी आपका ठीक हो सकता है। एंड हमने देखा कई बार लोग कई बार सर्जरी करवा के भी आते हैं, एंड जितनी बार सर्जरी करवाते हैं वो दोबारा आता है, रिकरेंस रहती है। तो आप समझिए बात को कि अगर आप नाक का मास्क सर्जरी से रिमूव करवा लेते हैं तो आपका एक लक्षण, आपका थोड़ी देर के लिए मास्क तो रिमूव हो गया, वो नाक का वो तो काट दिया उन्होंने, लेकिन जो उसका कारण है वो नहीं ठीक हुआ। तो निदान परिवर्जन, जैसे आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जब तक रोग के कारण का त्याग नहीं होगा, रोग का त्याग नहीं होगा। तो एलर्जी से बचना है आपको, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। और अगर नाक का मांस फिर भी बढ़ गया है तो उसमें आप नाक में डेली तिल का तेल नाक में डालना शुरू करिए और अनुलोम विलोम करना शुरू करिए। शुरू में आपको दिक्कत आएगी कि हाँ कि नाक पूरा बंद रहता है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नाक की जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन से जितना बच सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो बीमारियां मौसम बदलने पे होती हैं, क्या वो क्रॉनिक रूप ले लेती हैं जब, तो उससे अस्थमा का आपने बताया था कि अस्थमा हो जाता है, तो क्या अस्थमा के क्या कारण और हो सकते हैं जो अस्थमा होता है आपको? देखिए, अस्थमा के बहुत सारे कारण हैं। अस्थमा कई बार हमारी लो इम्यूनिटी के कारण होता है, हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होता है, और कई बार हमारी गलत आदतों के कारण होता है। स्मोकर्स में काफ़ी देखा जाता है, COPD से एक टर्म कहते हैं एक बीमारियों की, जिसमें जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उन कंडीशंस में भी जो है हमारे फेफड़े काफ़ी इफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बार बार खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये समस्याएँ होती हैं। या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में रहना, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना, दही बहुत ज़्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेना, ठंडी चीज़ें लेना, इनके कारण भी आपको अस्थमा हो सकता है। तीसरा, जब आप किसी बहुत ज़्यादा पहले किसी बीमारी से पीड़ित रहे होते हैं और आपने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स लिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाता है, तो आपको छोटी सी भी कोई चीज़, कोई भी इन्फेक्शन आती है तो वो सीधा सीधा आपको घेर लेती है, तो उसके कारण भी कई बार ये समस्याएँ होती हैं। अस्थमा से भी और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और कोई बीमारी, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, अस्थमा जब बहुत गंभीर अवस्था में चला जाता है तो उसमें एम्फाइसेमा या ब्रोंकाइटिस टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे फेफड़ों का काम है जो साफ हवा को लेना और उससे फिल्टर आउट करना, ऑक्सीजन पहुंचाना हमारे शरीर में सारे में। तो जब अस्थमा होता है तो क्या होता है कि पेशेंट अच्छे से ऑक्सीजन ले नहीं पाता, उसको शरीर में अच्छे से सांस ही नहीं पहुंच पाती है। तो जब ये चीज़ बहुत क्रॉनिक हो जाती है तो जो फेफड़ों की क्षमता है उनके फूलने की और सिकुड़ने की, ये कम हो जाती है। ये स्थिति बड़ी गंभीर है। इसमें लंग्स कई बार पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं, जहाँ पे एक इंसान का कई बार हमने देखा है कि पूरा एक फेफड़ा ही पूरा डैमेज हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में अब एक व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है या अन्य और गंभीर स्थितियों में पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर आपको अस्थमा है या कोई एलर्जिक रेनाइटिस है, नज़ला रेशा, तो आप इसको इग्नोर ना करें, इसका प्रॉपर आयुर्वेदिक इलाज कराएं। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ, बहुत सी ऐसी औषधियाँ जो आपके नज़ला रेशा जुकाम को, आपके अस्थमा को पूरी तरह ठीक कर सकती हैं। डाइट प्लान क्या होना चाहिए अस्थमा पेशेंट का? अस्थमा के पेशेंट्स में, नज़ला रेशा के पेशेंट्स में हम कहते हैं कि जो आपका डाइट प्लान हो उसमें आपने डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं। जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं इनको आप ना खाएं, और उसमें ज़्यादातर मैं बताऊं दही, लस्सी, मक्खन, पनीर जो है, इस चीज़ से आपने बचना है। दूध से बनी मिठाइयाँ ना खाएं। इसके अलावा आप मैदे से बनी चीज़ बिल्कुल ना लें। कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, पैक्ड फूड आइटम्स हो गई, इन चीज़ों से बचें। ठंडी चीज़ कोई ना खाएं और टाइम से सोएं, मतलब बहुत रात को जागे नहीं। उससे क्या होता है, शरीर में वात वृद्धि होती है, जिसके कारण भी आपका नज़ला रेशा बढ़ता है और आपको जो भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, जिसके कारण आपको इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। क्या घर पर रहकर हम अस्थमा, नज़ला, जुखाम इनको ठीक कर सकते हैं? जी, अगर आप इनसे पीड़ित हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं आयुर्वेदिक उपचार से। और अगर आप इनिशियल अवस्था में हैं तो मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपना खान पान सही कीजिए, अपने खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आप एक्टिव अवस्था में हैं कि अभी आपको नज़ला रेशा हो चुका है, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कीजिए, ठंडी चीज़ें ना लीजिए, एंड मैदे वाली चीज़ होगी कोई भी, या पैक्ड फूड आइटम्स, इनको बंद कीजिए। दूसरी चीज़, आप योग और प्राणायाम को अपनी जीवन शैली में शामिल कीजिए। जब आप अनुलोम विलोम करेंगे, तीव्र प्राणायाम करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपका जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका नाक, गला, कान,
और आपका जो फेफड़े हैं ये सारे डिटॉक्सिफाई होते हैं। इनमें ये अच्छे से इनकी एक्सरसाइज होती है जिससे इनकी इम्यूनिटी हाई रहती है और आपको ऐसी समस्या नहीं होती। दूसरा, अगर आपको फिर भी ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो आपको मैं कुछ हर्ब्स बताता हूँ, आप इनके डेली काढ़े बना कर लेना शुरू कीजिए। सबसे पहले नंबर पर आप तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं। तुलसी को जस्ट 5 से 10 ग्राम के करीब आपने लेना है। एक चाय के कप जितना आप पानी लेते हैं उसमें आप अच्छे से बॉयल कीजिए और जब कोसा जाए उसे आप डेली पी सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी के अलावा आप अदरक, हल्दी और कंटकारी खास तौर पे में जो पेशेंट्स एस्थमा से पीड़ित हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, कंटकारी एक बड़ी ही चमत्कारिक औषधि है। इसको आप डेली काढ़े के रूप में पीना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपको जो छाती में सीटी की आवाज़ आती है रात को सोते टाइम वो कम हो जाएगी और आपका जो रेशा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। नाक बंद हो जाती है तो जैसे मैंने बताया, नाक में डेली देसी गाय का घी आप नाक में लगा सकते हैं या तिल का तेल भी आप नाक में लगा सकते हैं। तो इन कुछ चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। तीसरी चीज़, आपने कोई भी परफ्यूम नहीं यूज़ करना है। आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए जहाँ पे केमिकल्स ना हो और कोई ऐसी पॉल्यूटेंट्स ना हो, साफ इन्वायरमेंट में रह सकें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एंड लास्ट में आप अपना टाइम से सोना शुरू कीजिए। जब आप टाइम से सोएंगे तो आपकी बॉडी एक रिचार्ज मोड में चली जाती है जिससे कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स, आपकी बॉडी एक सही बैलेंस में आती है। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के जो तीनों दोष हैं वो साम्यावस्था में रहते हैं, आपको कोई भी इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होता। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। अगर अस्थमा हो, सांस फूलने की दिक्कत आ रही हो तो क्या करें? देखिए, अगर एस्थमा की आपको बार बार दिक्कत आती है तो जनरली हमने देखा है कि स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, इनहेलर्स दिए जाते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट इनहेलर्स आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अटैक आया, फॉर इन एमरजेंसी कभी आपने ले लिया तो बात अलग है, लेकिन ये आपको क्योर नहीं कर सकते। तो क्योर करने के लिए मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी होम रेमेडी बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, 1 चम्मच तिल का तेल लेना है और उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए और थोड़ा कपूर मिला लीजिए। उससे आप अपनी छाती पे अच्छे से मालिश कीजिए उसकी। यह काम आप रात को करें सोने से पहले और उसके बाद आप स्टीम ले सकते हैं। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये करने के बाद तो हमें बहुत रेशा आ रहा है। एक्चुअल में आयुर्वेद में क्या काम करते हैं, हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अगर आप अंग्रेजी दवाई लेते हैं उससे क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए दब जाता है, लेकिन जब उस दवाई का असर खत्म होता है तो दोबारा वो समस्या आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप ये मैंने जो भी बताया कैसे स्टीम लेंगे और पहले मालिश करके तिल के तेल की, तो उससे क्या होगा, वो अंदर से आपका रेशा बाहर निकलना शुरू होगा और जब ये निकल जाएगा आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा। यू विल फील कि हाँ आपको सांस अच्छे से आ रही है। दूसरा, आप ऐसे किसी भी कॉस्मेटिक को, पाउडर को, परफ्यूम को ना यूज़ करें, किसी ऐसे केमिकल एनवायरनमेंट में ना रहें। हमने कई बार देखा है जो कुछ लेबर क्लास वर्कर्स होते हैं जो ऐसी जगह काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर किसी केमिकल का एक्सपोजर है, या सीमेंट फैक्ट्रीज़ में हमने देखा है, तो वहाँ पर भी, क्योंकि ये मिन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इनको आप देख नहीं सकते, जब आप सांस ले रहे हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर इकट्ठा होते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे आपके फेफड़ों में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में भी वो जो लोग ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक जैसे मैंने बताया कि नाक में आप देसी गाय का घी लगा के जाएं सुबह, और मास्क लगा लें जितनी देर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। अपने आप को बचा के रखें कि आप ऐसे इन्वायरमेंट से बचें। और अगर फिर भी एस्थमा अटैक आए तो आप ये जो आपको बताया है कि आप स्टीम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। डॉक्टर नवदीप ठाकुर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8837710050। मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।